ये कहानी है एक ई रैंक हंटर संग जिन वू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, जो कि कोमा में है, और अपनी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालता है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है जो कि अपने रैंक को लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर्स से हंटर्स लड़ रहे हैं, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसके जख्मों को तुरंत ही हील भी कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहाँ एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था, तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहाँ ये हंटर, जिसका नाम जोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है और वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं, जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे S, A, B, C, D और E, जिसमें S रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया जाता है और E सबसे वीकेस्ट। एक बार किसी ह्यूमन की पावर्स अवेकन हो जाती है तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर संग जिन वू भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? स्ट्रॉन्ग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब ये है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो तुम लोग। तभी वहाँ पर जूही पहुंच जाती है, जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिनवू बताता है, मैं असल में एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा बाकी किसी को तो एक खरोच भी नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं लेके गया था, क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हीलर नहीं लेके जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कमजोर हूँ। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके सामने एक हंटर खड़ा होता है, जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, सब उसकी लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर एक एक करके चले जाते हैं, पर जिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से ये ही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज करके वेपन्स और मैजिकल आइटम्स बनते हैं, जो कि ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गॉब्लिन जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ पर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिन उस गॉब्लिन के अटैक्स को डॉज करता रहता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो परलोक सिधार जाता, वही थुलथुला हंटर आकर उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिनवू को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लगती है और जिन देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और कुछ समय में ही वो सभी मिलके उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया।
मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक केव है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि ये शायद एक डबल डंजन है, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हम इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, लेकिन फिर सारी लूट भी उन्हें ही मिल जाएगी। ये तो एक टी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत। फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं, पर अभी तक जिन ने वोट नहीं किया था। जिन, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि एक टी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला बचा हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है वो अपनी एबिलिटीज को चेक करा रहे हैं, और उस फैसिलिटी के बाहर ही कई गिल्ड के लोग उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। जिसे उसने फोन लगाया था वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। यस सर, और आप तो जानते हैं कि कोई भी हमारी चाइन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं जहाँ कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीन कर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे हैं। सॉरी जूही, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुन के वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की वजह से ही अभी तक जिंदा है, और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेके जाना। इधर तो इस नल्ली की भी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है कोई, हद है यार। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं है, लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हम नहीं जानते। और अगर आप एक हंटर की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है, और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरीज पुरानी है, और जिन वो वहाँ के सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था। वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वही सॉन्ग जमीन पर देख रहा था जो कि देखने में मैजिक सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमांडमेंट्स लिखी हुई है, जिन्हें की सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी जिन्वो उससे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है, जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक हंटर कहने लगता है कि यही वजह थी कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। ये सारे ट्रेजर तुम ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो दरवाजे को धक्का दे ही रहा था, तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उस हंटर का रैंक क्या था? उस स्टैचू ने इतनी जल्दी कैसे उसे हरा दिया? वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वो को देखने लगती है, जिससे जिन्वो और भी ज्यादा डर जाता है। मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन मेरी टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ही रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि मुझे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था, मैं तो लगभग भूख से मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में भी जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम से पैसे कमाते हैं वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सके। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर से हाथों से ही लड़ना होगा। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हर तरह के लूप होल को देखते रहना होता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसीलिए मुझे खतरे के बारे में सबसे पहले पता चला। जिन्वो चिल्लाकर सभी को नीचे झुकने को कहता है। तभी उस स्टैचू की आंख से आग बाहर आती है, जिससे एक हंटर जल के राख में बदल जाता है और उसकी लेजर की वजह से जमीन भी
पिघल जाती है। किसी तरह जिन जूही को बचाने में कामयाब होता है। ये सब कैसे हुआ? हम यहाँ फंस चुके हैं। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं यही मरने वाला हूँ? कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये स्टैचू फिर से हमला करेगा। जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिन, अगर तुमने स्टैचू के मूवमेंट को नोटिस ना किया होता तो हम सब मारे गए होते। तभी जिन देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। मैं जूही को खुद को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल रेड्स में ही हिस्सा लेती है। मैं भी कई बी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ हमारे सामने जो मुसीबत है उसे एक एस रैंक डंजन में होना चाहिए। तभी जिन को उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती है और जिनको लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई थी वो शायद वही स्टैचू है। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी फुल स्पीड में भी वो इतना तेज नहीं होता कि वो स्टैचू से बच सके। ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है, इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा है? मिस्टर सॉन्ग, पहली कमांडमेंट क्या थी? भगवान की पूजा करो। जिन किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है, तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, पर एकदम से जिन वो नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत हो जाता है। सबके सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ, जब तक हमारे सर एक सर्टेन हाइट से नीचे है वो हमें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद वो सभी हंटर्स उस स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं और ये देखते ही उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख के एक हंटर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर बाकी के हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वो स्टैचू मूव करने लगता है। वो खड़ा होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ ही आने लगता है। हमें दूसरी कमांडमेंट भी पूरी करनी होगी, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और कहता है कि मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन उसके शब्द गलत थे। तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल देता है। डर के सभी लोग उससे भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो नहीं मर सकता, वो अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है, वो स्टैचू से बीच में से काट देता है। आखिर हम क्या प्रशंसा करें इसकी? ये भगवान गम शैतान जाता है। तभी जिन नोटिस करता है कि कई स्टैचूज के हाथों में वेपन्स हैं, पर कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहाँ जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किन भी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन वो जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, तो वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो जिन जूही को वहाँ छोड़कर किसी और स्टैचू की खोज में वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगता है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू वापस से अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे खुद ही घायल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के नाते ये सारी उन्हीं की गलती है। सॉन्ग भी कहते हैं कि मैं लीडर था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक ऑल्टर अपेयर होता है। जिन कहता है कि वो एक ऑल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है। और तीसरी कमांडमेंट थी बिलीव इन गॉड। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हें अब तुम्हारी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही होगी। केले ही उस ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक आग जल जाती है। तो वो जिन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिन को भी समझ नहीं आता कि वहाँ चल क्या रहा है, तो वो कुछ हंटर से कहता है कि वो उसे ऑल्टर के पास ले चले। वो जैसे ही ऑल्टर के पास पहुँचते हैं, वहाँ तीनों और फायर जलने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या कोई हमें बचाने यहाँ आएगा? इस डंजन को ओपन हुए आज 7 दिन हो जाएंगे। हमारे रेस्क्यू होने से पहले ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिन की बहन उनकी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपने आज के दिन के बारे में बताने लगती है। जिन बाकी के हंटर्स को भी अंदर बुलाता है, जिससे वहाँ 2 और आग चलती है और उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा भी बन जाता है। ऐसा होते ही जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन वो देखता है कि जिस पर भी उसकी नजरें होती थी वो स्टैचू चलना बंद कर देता है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि वो स्टैचूज को देखते रहे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहाँ से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सके। लेकिन किम, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझ
सोचते ही वो स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा हंटर हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिन। जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। सॉन्ग जिन और जूही को यहाँ से जाने को कहता है। तब तक वो उन्हें देखता रहेगा, लेकिन इतना माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही उससे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल